ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट हमने क्या किया बेटा कि एक कॉइल है हमारे पास, उसको मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करवा दो, और अगर रोटेट करवा दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, ईएमएफ इंड्यूस हो गया था। यही था। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की परेशानी ये है कि सबसे पहले इक्वेशन कैसी बनेगी। इक्वेशन तो निकाल ली थी हमने, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। नहीं भाई, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हो सकती है इक्वेशन, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव भी हो सकती है इक्वेशन ईएमएफ की। ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है अगर फाइव 90 डिग्री आ जाता है ना, कॉस 90 प्लस सीटा, सॉरी साइन 90 प्लस सीटा साइन थीटा। तो साइन ओमेगा टी की फॉर्म में ईएमएफ हो सकता है, ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव की फॉर्म में हो सकता है, ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में भी हो सकता है। इसी तरीके से करंट, इक्वेशंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, हाँ ये हो सकता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव हो सकता है, और कहीं फाइव अगर 90 होगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन हो सकती है। डिराइव कर ली थी हमने लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हमने डिराइव किया था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। हम एसी में जी, उस एसी में जो कि आप जिंदगी भर यूज करते रहे हो और आगे भी सारी जिंदगी यूज करते रहोगे। डीसी का यूज अपनी लाइफ में सिर्फ तब आता है जब सेल हमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे मैं इस डिवाइस में सेल डाल के बैठा हूँ, है ना, तो ये डीसी है। अदरवाइज हमारे घर में एसी है, या ऑफिस में जितनी लाइट हैं, जितने बोर्ड हैं, सबको एसी की इनपुट जा रहा है, इनपुट में सारा के सारा एसी है। 220 वोल्ट इंडिया में वोल्टेज है बेटा, 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, पूरे इंडिया में यही है। तो इसकी इक्वेशन ईएमएफ की कैसी हो सकती है और करंट की कैसी हो सकती है, ये आपने देख लिया। तो इनमें से कोई भी इक्वेशन आगे से मैं यूज़ करूं तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा ना। मैं आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूँ, प्लस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, राइट। डिपेंडिंग अपॉन के सर्किट में क्या क्या है, आगे सर्किट आपको पता चलेगा कि एसी में सर्किट कौन कौन से होंगे और किस तरीके से फेज डिफरेंस बदलेगा। क्या मैं आगे चलूं बच्चों? चलें। बाकी तो नोट कर लिया सुंदर है। क्या तू क्या 1 से 100 तक गिनती भी लिखती साथ में हैं? नेगी जी आप क्लास के बाद मिलके जाए मुझसे। चलो बेटा आगे। अब एसी में आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पंगा ये है कि इक्वेशन आपको क्या बोलेगी कि ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होगा ईएमएफ और टी के बीच का, या फिर कॉस की फॉर्म में अगर होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, ये भी ऐसा ही है, बस स्टार्ट 1 से हो रहा है। साइन और कोसाइन के ग्राफ ऐसे चलते हैं, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। फिर इनकी एवरेज निकालने को बोलेगा हमें, क्योंकि बेटा अगर ये वाला ईएमएफ है सपोज तो कभी जीरो है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये है, कभी ये, कभी कभी मतलब कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में। अब हमसे बोलेगा यार एवरेज निकाल पे, क्या बोले, जैसे एक क्रिकेट मैच चल रहा है, मान लो 20 ओवर हैं और आपके 100 रन बन गए, तो कमेंटेटर क्या बोलता है इससे 5 रन पर ओवर, द एवरेज इज 5 रन पर ओवर। सही है, उसका मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली अगर 5 रन हर ओवर में बनते रहते तो 20 ओवर में 100 बन जाने थे। लेकिन जब हमने चार्ट उठा के देखा तो 20 में से एक भी ओवर नहीं था जिसमें 5 रन बने थे। कईयों में 20 बने थे, कईयों में 10 बने थे, कईयों में 0 बना था, 5 तो किसी में भी थे। फिर भी बोल रहा है एवरेज इज 5 रन पर ओवर। तो एवरेज जब निकालते हैं तो उसका मतलब होता है एक यूनिफॉर्म रेट से अगर काम होता रहता तो क्या होता। तो इसी तरीके से इसकी भी हमसे पूछेगा, एवरेज वैल्यू पूछेगा, वो एवरेज वैल्यू निकालने के तरीके हमें चाहिए होंगे। हमें इसी में आगे बढ़ना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि साइन कोसाइन इन्वॉल्व हो चुके हैं, मैं आपको साइन कोसाइन की एवरेज वैल्यू निकालना सिखाने लगा हूँ। बहुत काम आएंगी, ध्यान से देखिएगा।
एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा और साइन ओमेगा टी फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब क्या हुआ, 0 to 2 पाई रेडियंस, या टाइम पीरियड क्या होगा 0 to t। पूरे साइकिल के, एक साइकिल ही होता है ना बेटा यहां से यहां तक, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन के लिए या फिर टाइम t के लिए हम निकालने लगे एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। मतलब क्या होता है, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, साइन थीटा और ये वाला साइन, ये वाला सिंबल, इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अगर मैं ऐसे करूं साइन ऑफ ओमेगा टी, ये भी एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। मतलब क्या होता है, मतलब होता है साइन थीटा की एवरेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बेटा। फुल साइकिल के लिए लिमिट क्या आएगी, 0 to 2 पाई, थीटा की टर्म में कर रहे हैं ना, 0 to 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। डिवाइडेड बाय क्यों, अरे भाई साइन थीटा को आपने डी थीटा से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय फुल एंगल कर दो ना। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई। लेकिन साइन ओमेगा टी का निकालना है तो भी बेटा साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या 0 to t, फिर लिमिट 0 to t आएगी अगर टाइम की टर्म में करोगे। फुल टाइम पीरियड के लिए हम लोग निकालने लगे एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टी, फुल टाइम पीरियड। अगर मैं यहां देखूं, चलो यहां बाद में देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं बेटा। मैं पहले साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालूं बच्चों, है जी। चलो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। लो भाई, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालने का मतलब आपके पास सीधा सा था, रिप्रेजेंट ऐसे करूंगा ना बच्चों, है ना। मतलब क्या हुआ, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, लिमिट बच्चों 0 to 2 पाई डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू निकालने से यही मतलब है हमारा, एवरेज वैल्यू निकालने से यही मतलब है हमारा। सॉल्व करूं आगे, आगे अगर थोड़ा और सॉल्व करूं तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओगे मुझे, पक्का। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, लेकिन इंटीग्रेशन हाँ माइनस कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ गया बेटा माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to 2 पाई। अगर माइनस साइन गायब करना तो कैसे करते हैं, ऊपर की लिमिट नीचे और नीचे के ऊपर कर सकते हैं। मैंने माइनस गायब कर दिया बेटा और लिमिट ऊपर नीचे कर दी, डिवाइड बाय 2 पाई। और आगे बढ़ो, थीटा की जगह अपर लिमिट 0 और फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई। कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 2 पाई भी 1 होता है, कॉस 2 पाई भी कॉस पाई माइनस 1 होता है, लेकिन कॉस 2 पाई ये ऐसे है, कॉस 0 1, कॉस पाई माइनस 1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई माइनस 1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 5 पाई माइनस 1। ऑड मल्टीपल में माइनस 1 आएगा, इवन में हमेशा 1 आएगा। तो कॉस 2 पाई 1, 1 माइनस 1 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर एंटायर इंटरवल इज 0। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आप बोल सकते थे यार ये तो हमें पहले ही पता था भाई, क्यों, क्योंकि यहां आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव साइकिल है, अगले के लिए क्या उतना ही नेगेटिव हो गया, प्लस और माइनस 0। फुल साइकिल यहां से यहां तक हुआ ना बेटा 0 to t या 0 to 2 पाई। पहले हाफ में पॉजिटिव वैल्यू, अगले हाफ में नेगेटिव वैल्यू, प्लस माइनस 0 ही तो आना था। तो ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं हुई, लेकिन आगे से आपने याद रखना है कि साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर 0 to 2 पाई फुल साइकिल के लिए हमेशा 0 आएगी। अगर आप साइन ओमेगा टी की निकालना चाहो वो भी 0 आएगी बेटा, वो भी निकाल लो जब लगे हैं, लगे हाथों। निकाल लो भाई, साइन ओमेगा टी की भी निकाल लो बच्चों। साइन यहां लिखता हूं ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, और मतलब क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन
0 to t डिवाइडेड बाय बच्चों डिवाइडेड बाय t। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, क्योंकि यहाँ ओमेगा टी है बेटा और साथ में आगे डी टी है, तो साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी, यही था ना फॉर्मूला। तो साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, देखो सॉरी कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये आएगा ना बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या बेटा ओमेगा टी भी है भाई नीचे। लिमिट बच्चों 0 टू टी, बेटा इसको माइनस को प्लस कर दूं और लिमिट टी टू 0 कर दूं, चलेगा? कोई एतराज तो नहीं भाई। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा को 2 पाई बाय टी सब्स्टिट्यूट करता हूं, मेरे पास आया 1 बाय ओमेगा टी, बाहर आ गया बेटा, अंदर बचा कॉस ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट क्या 0 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी बेटा, ये तो वही आ गया जो पहले आया था, कॉस 0 माइनस कॉस 2 पाई, 1 माइनस 1 0, हाँ ये भी तो 0 आ गया। तो आप साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालो फुल साइकिल के लिए, या साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालो, एक ही बात है, 0 ही आनी है। आगे से याद रखना है, कहीं पे अगर आए भी तो आप सीधा सीधा 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं तुम्हें, साइन 2 ओमेगा टी हो, साइन 3 ओमेगा टी हो, साइन 4 ओमेगा टी हो, 0 टू टी के लिए इंटीग्रेशन 0 ही आना है। साइन थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, साइन 3 थीटा हो, 0 टू टी के लिए इंटीग्रेशन 0 ही आना है फुल साइकिल के लिए। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा हम ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में है बच्चों, पर ऑल्टरनेटिंग करंट शुरू करने से पहले, क्योंकि एसी में साइन थीटा कॉस थीटा आने हैं, इसलिए हम उसका यूज़ थोड़ा कर रहे हैं जान लें कि इनकी एवरेज वैल्यू आती क्या है, बहुत काम आएगी आगे। तो फुल साइकिल के लिए साइन फंक्शन की एवरेज वैल्यू हमेशा 0। बस तेरी तो तू शेडिंग करता रह जाना। अब मैं क्या निकालूंगा कॉस की, और अगर कॉस का ग्राफ देखो तो कैसा आता है बेटा, ऐसा फुल साइकिल का ना, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और इधर ये नेगेटिव, इसकी भी तो 0 ही आनी चाहिए। देखना 1/4 में पॉजिटिव 1/4 में पॉजिटिव, हाफ हो गया, हाफ साइकिल में नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही आनी चाहिए। देखते हैं आती है कि नहीं आती है। लो भाई, कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू का मतलब तो आप समझ ही गए, मतलब तो यही होगा, और ये भी 0 ही आने वाला है। मैं कॉस थीटा निकाल लेता हूँ बेटा, कॉस ओमेगा टी का भी वैसे ही और उतना ही आएगा। देखो मैं निकालने लगा हूँ कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू। तो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू का मतलब ये है क्या जी, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या बेटा 0 to 2 पाई है ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो बोलो बच्चा, साइन थीटा 0 to 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई बच्चा। थीटा की जगह अपर लिमिट बोलो साइन 2 पाई, थीटा की जगह लोअर लिमिट साइन 0 बच्चा। साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है,
0 माइनस 0 0 ही तो होगा। तो आप cos थीटा की एवरेज वैल्यू निकालो चाहे साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालो, फुल साइकिल के लिए 0 ही आएगी। फुल साइकिल के लिए साइन थीटा की एवरेज वैल्यू भी 0 और cos थीटा की एवरेज वैल्यू भी 0 आएगी। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है नहीं जी हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करो, तो बच्चा हाफ साइकिल तो यहीं तक हुआ, फिर यहाँ पर है ना ये टाइम 0 और ये टाइम t/2। अगला तो हाफ में काट ही देता हूँ, फिर अगर हाफ साइकिल की बात करनी है, हाफ साइकिल तो इतना सही हुआ ना। अब इसके लिए 0 होने का कोई स्कोप नहीं है। देखते हैं कितनी आती है। तो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, चलो बच्चों आगे। चलो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अब हम हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेशन करें। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा और साइन ओमेगा टी फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में एंगल क्या आएगा, पाई रेडियन, टाइम क्या आएगा t/2। जो एक की आएगी वही दूसरे की आएगी, और ये आएगी मैंने ऊपर ही लिखा और 2/पाई। प्रूव कर देता हूँ मैं, साइन थीटा की निकाल के प्रूव कर देता हूँ बेटा। साइन ओमेगा टी फिर आपने अपने आप कर लेनी है और याद रखना है। चलो भाई साइन थीटा की मैं प्रूव कर देता हूँ। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल का मतलब हुआ साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू बोलो 0 टू पाई रेडियन डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा के बराबर बचा 0 टू पाई। माइनस का प्लस कर दूं, ऊपर की लिमिट नीचे और नीचे की ऊपर कर दी, डिवाइडेड बाय पाई बेटा। थीटा की जगह अपर लिमिट बोलो, बस बोल दिया करो मुंह से। कॉस 0 माइनस लोअर लिमिट बोलो कॉस पाई। क्या तुम जानते हो कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस पाई -1 बोला मैंने अभी। कॉस 0 1 लिख देता हूँ यार यहाँ पे, कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई फिर 1, कॉस ऑफ 3 पाई -1 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलता रहेगा। 1 माइनस -1 कितना हो गया, 2 है ना बेटा, 2 हो गया ना बच्चों। क्या आया 2/पाई, आगे से याद रखिएगा। साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल हमेशा 2/पाई के बराबर आएगी। साइन ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए 2/पाई आएगी। तो साइन थीटा कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए तो 0 होती है, लेकिन साइन थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए 2/पाई आई। आनी भी चाहिए थी। हम बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई साइन का ग्राफ कैसा होता है, हाफ साइकिल के लिए तो ऐसा ही होगा, तो 0 तो हो ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं है। एवरेज निकालनी है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लगे हाथों कॉस की भी निकालने बेटा हाफ साइकिल के लिए।
तो हमने क्या कर लिया जी, फुल साइकिल के लिए साइन हो चाहे कोसाइन हो, एवरेज वैल्यू 0। हाफ साइकिल के लिए साइन की वैल्यू 2/π। और बच्चों हाफ साइकिल के लिए कॉस की वैल्यू हो गया। हाफ साइकिल के लिए कॉस की वैल्यू भी निकाल लो भाई। कॉस की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए अब 2/π नहीं आएगी। लॉजिक देखें तो आनी भी नहीं चाहिए, देखो, क्योंकि यहां से ग्राफ शुरू होता है और ग्राफ ऐसे जाता है, और हाफ साइकिल कहाँ हुआ, हाफ साइकिल हुआ यहां पर, ये 0 और ये t/2। अरे भाई लॉजिक के हिसाब से चलें फिर तो ये पॉजिटिव आ गया, ये वाला नेगेटिव आ गया, फिर तो 0 आनी चाहिए हाफ साइकिल के लिए भी। कॉस की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए भी 0 ही आनी चाहिए। देखें आती है नहीं आती। लो भाई कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हम लिखेंगे इसको कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to π डिवाइडेड बाय पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों साइन थीटा लिमिट 0 to π डिवाइडेड बाय पाई। अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0 डिवाइड बाय पाई। साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, 0/π, हाँ 0। तो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए भी 0 ही होती है। पर साइन थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए 2/π होती है। ठीक है जी बच्चों, लाइट तो नहीं पड़ रही वहाँ पे? जब रिकॉर्डिंग करनी तो ढंग से करते हैं फिर, है ना भी। कुछ प्रॉब्लम है? हो गया। क्या कर लिया, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए साइन थीटा की 2/π, कॉस थीटा की 0। और बात करने लगा हूं साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इट इज 1/2। प्रूव कर देता हूं बेटा, आओ भाई प्रूव कर दें। और इसी तरीके से ओमेगा टी भी उतनी आएगी बेटा, लिमिट बदलेगी 0 to t बस। लो भाई साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2π डिवाइडेड बाय 2π। पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं है, सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, फिर हमारे पास हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तेरे को बोला था मैंने कि मैथमेटिकल टूल है, उसको बोल रहा हूँ बेटा, मैथमेटिकल टूल के 3 या 4 लेक्चर हैं शायद, 1 - cos 2 θ/2। तो यूट्यूब पे 4 लेक्चर पढ़े हैं। अगर आपको कुछ करना है, ज़िंदगी में बनना है, तो मैथमेटिकल टूल के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो साइंस का थीटा इज़ 1 - cos 2 θ/2। तो इसको लिखूंगा 1 - cos 2 θ/2 0 to 2π। जो डिवाइड बाय 2 आना था वो नीचे ले गया, मैं डिवाइड बाय 4π कर दिया इंटू डी थीटा। थोड़ा और आगे जाऊं तो मैं स्प्लिट कर सकता हूं, ये बनेगा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2π माइनस cos 2 θ डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2π।
डिवाइड बाय 4 पाई। क्या मुझे बताओगे कॉस का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई फुल साइकिल के लिए कितना होता है? अबे साइन कॉस की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कितनी होती है? 0 बेटा। तो कॉस थीटा हो चाहे कॉस 2 थीटा हो चाहे कोई और हो, इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। प्रूव करोगे तब भी वही आएगी। अब याद रखिए, दिमाग में घुसा लीजिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए हमेशा 0 आती है। तो ये तो 0 हो जाएगा। और ये डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 2 पाई माइनस 0, 2 पाई बचेगा ऊपर, है ना बेटा? चलो थोड़ा शॉर्टकट मारो, तो ये बनेगा 2 पाई प्लस 0 डिवाइड बाय 4 पाई। क्या बना? 1/2। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 1/2 के बराबर आती है। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। फुल साइकिल के लिए साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2। तो क्या क्या सीख लिया जी हमने? साइन थीटा या कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए साइन थीटा की एवरेज वैल्यू 2/पाई कॉस थीटा की 0। कहाँ खोई है बेटा? तो किस दूसरी दुनिया में पहुंच की लगती है। बेंच को देखे जा रही तब से। शायरी लिखने को दिल कर रहा है बेंच पे भी, वो नीले नीले बेंच वाले। वो 5 मिनट से बेंच को घूरे जा रही है। कोई दुश्मनी इससे? तो आपने देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए साइन थीटा की 2/पाई कॉस थीटा की 0। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, यूज़ करनी शुरू कर देने मैंने, 1/2। कॉस स्क्वायर थीटा की भी प्रूव करने लगा हूँ, वो भी 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा की और कॉस स्क्वायर थीटा की दोनों की एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 बेटा। टोपी नहीं उतारा बेटा आजकल। और तेरे दोस्त बारासिंगा के कितने नंबर आए फिर? साथ साथ ही है, मतलब पास पास ही। केमिस्ट्री में मिल गया तेरे को? कितने है? 50। और उसके कितने है बारासिंगा के? है? क्या मैं आगे चलूं बच्चों? है? चलो भाई, कॉस क्या थीटा की प्रूव कर लेते हैं। ये भी 1/2 आएगी बच्चा। क्या मुझे लिखवा सकते हो कॉस क्या थीटा? क्या लिखूं सिंगल बार में? 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2। एवरेज वैल्यू का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई बेटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखूंगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2, और जो डिवाइडेड बाय 2 वाला है वो नीचे चला गया तो 4 पाई हो लिया, ऊपर इंटीग्रेशन में 0 to 2 पाई। फिर अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो आपके पास आ जाएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। अब डी थीटा भी लगा भाई, ऐसे
यहां तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? cos square theta is 1 plus cos of 2 theta divided by 2. हो गया? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 0। अब बिना हेजिटेशन के बोला करो, देख के, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फुल साइकिल के लिए cos थीटा हो, cos 2 थीटा हो, है ना, 3 थीटा हो, इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0 ही आएगा हमेशा। बचा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और डी थीटा का इंटीग्रेशन अगर निकालो तो क्या आएगा? थीटा 2 पाई माइनस 0, 2 पाई बन जाएगा। 2 पाई डिवाइड बाई 4 पाई 1/2 आ तो गया। तो आपके पास आया 2 पाई, अगला 0 डिवाइड बाय 4 पाई, इट इज 1/2। तो हमने कुछ सीखा, इंपॉर्टेंट सीखा, और वो ये सीखा कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल 0, हाफ साइकिल के लिए साइन थीटा की 2/पाई, कॉस थीटा की 0, साइन क्या थीटा कॉस क्या थीटा की एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल 1/2। ठीक, जैसे ही हमारे पास ईएमएफ आया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा ईएमएफ और टाइम के बीच का रिलेशन ऐसा आया, वैसे ही लोगों ने बोला यार एवरेज निकालो भाई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बोले यार एवरेज बताओ क्या होगी? 20 ओवर में 100 रन बने, बोले भाई एवरेज बताओ क्या होगी? 5 रन पर ओवर। ये मैटर नहीं करता कि 5 किसी ओवर में बने भी हों, लेकिन इसका मतलब है यूनिफॉर्मली अगर 5 रन पर ओवर बने होते तो 20 ओवर में 100 हो जाते हैं। वैसी एवरेज पूछ रहा है कि ईएमएफ की एवरेज वैल्यू बताओ, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ बताओ, जो कि अगर होती तो यही इफेक्ट प्रोड्यूस होता जो कि हो रहा है। अरे भाई ई कुडू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ई नॉट तो कांस्टेंट है, एवरेज किसकी निकलेगी? साइन ओमेगा टी की। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कितनी होती? 0। कभी भी ईएमएफ की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए नहीं निकालते हम लोग, क्यों? पहले से पता है 0 आनी है। तो एसी की ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू फुल साइकिल के लिए कभी नहीं निकाली जाती। हम पहले से जानते हैं 0 आएगी, और बाद में भी जाने तब भी 0 ही आएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की एवरेज निकालनी है। कई बार हमने निकाल लिया, अभी 0 ही तो आई। मतलब अगर कोई एवरेज या मीन वैल्यू पूछे एसी की तो हमेशा हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे। और अगर बेटा हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट की, अरे भाई तब भी ये अगला आर्टिकल बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। आई अगर करंट लिखूं तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ लिखना है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओ भाई आई नॉट तो कांस्टेंट है, उसकी थोड़ा एवरेज आनी है, कांस्टेंट की एवरेज थोड़ा होती है, वो तो कांस्टेंट है ही है। एवरेज निकालनी तब भी आई नॉट ही है। एवरेज किसकी निकलेगी? साइन ओमेगा टी की। हाफ साइकिल में साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या थी? हाफ साइकिल में साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भूलना नहीं है ना बेटा, अभी तो बताई 2/पाई, 2 आई नॉट अपॉन आई आपका आंसर है। 2 आई नॉट अपॉन पाई आपका आंसर है। ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, हाफ साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 2/पाई, ईएमएफ आ जाएगा 2 ई नॉट अपॉन पाई, और 2/पाई की वैल्यू आएगी 0.637 ई नॉट, ये आएगा 0.637 आई नॉट। ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए, स्कूल में नहीं करना ऐसे कि जी मैंने निकाल ली मन में 0 देके चले जाएंगे। तो स्कूल में जो करना है वो अलग से बता रहा हूँ अभी, ये आपके रेफरेंस के लिए, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं। अगर पूछता है एवरेज वैल्यू निकालो जी, हाफ साइकिल के लिए निकालो, तुम बोलोगे यार हाफ साइकिल के लिए साइन की एवरेज वैल्यू 2/पाई होती है, 2 आई नॉट अपॉन पाई या 2 ई नॉट अपॉन पाई, एक लाइन में आंसर आ गया।
है बेटा, आई मीन वैल्यू, आई एम का मतलब आई मीन, या आई एवरेज भी बोलते हैं, आई मीन और आई एवरेज। आई नॉट साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू किसके लिए, हाफ साइकिल ऊपर लिखा है बेटा, 2 I0 अपॉन पाई 0.637 I0। तो स्कूल में क्या करना है, ये भी तो करना पड़ेगा ना। क्या तुम्हें आया था करने के लिए, डेरिवेशन तो नहीं आई थी? देते हैं वैसे, मीन वैल्यू की आरएमएस वैल्यू की देते हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसी इग्नोर नहीं होता, ऑल्टरनेटिव करंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। नहीं आया तुम्हारा कोई नहीं, एमसीक्यू में आ गया होगा। वैसे यूजुअली डेरिवेशन मीन वैल्यू में से आरएमएस वैल्यू से एक डेरिवेशन दी जाती है आपको। तो बेटा बीच में कोई मंत्र मंत्र पढ़ता है, हैं? कौन सा पढ़ता है? हम भी कोशिश करेंगे, चलो तेरी मदद करने की, ताकि मंत्र जल्दी पूरा हो जाए, हैं? एक तो इसका शेडिंग में बहुत वक्त जाता है। ये शेडिंग करता है, उन लोगों की शेडिंग अलग होता करने, वो देख। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट बेटा, सुनिएगा। अब एवरेज जो करंट होगा, एवरेज वैल्यू जो होगी, अब ऐसी बात है, हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेशन होगी, फुल साइकिल का तो पता ही जीरो आनी है, तो ये हाफ साइकिल के लिए ही कैलकुलेशन होती है जी। और डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान सुनिएगा। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट स्टेडी मतलब कांस्टेंट करंट है ना बेटा, which send the same amount of charge in a given circuit in half the time period of AC, in half the time period of AC, as is sent by AC, sent by AC in the same circuit in the same time, in the same circuit in the same time. So it is that value of steady current which send the same amount of charge in a given circuit in half the time period of AC as is sent by AC in the same circuit in the same time. ठीक है, बारिश देखना चाहती बेटा? तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर बोले तो हम बोलेंगे स्टेडी करंट का चार्ज कितना भेजा, कितने टाइम में, T/2 टाइम में, ठीक। चार्ज सेंट बाय मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चार्ज सेंट बाय मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू
mean value of current in time t/2, यही बोला ना बेटा उसने, half the time period of AC must be equal to charge sent by AC in time t/2। डेफिनेशन ये बोलती है, फिर सुन लो, it is that value of steady current which send the same amount of charge in a given circuit in half the time period of AC as is sent by AC in the same circuit in the same time। तो चार्ज सेंट बाय मीन वैल्यू ऑफ करंट कितना आएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा भाई, चार्ज सेंट बाय मीन वैल्यू कितना आया, IM आ गया मीन वैल्यू ऑफ करंट, टाइम कितना है t/2। तो यार स्टेडी करंट है बेटा, कांस्टेंट करंट है, मैं सीधा मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकता हूँ, Q इज इक्वल टू IT IM इंटू t/2। लेकिन आगे आ गया AC, और AC कैसा करंट होता है, I0 sin ओमेगा t, यही है ना बेटा। इसका डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकता क्योंकि वेरिएबल करंट है। तो छोटा सा चार्ज कितना आएगा, I0 sin ओमेगा t इंटू dt, और t/2 टाइम में कितना आएगा, 0 टू t/2 के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। जैसा डेफिनेशन में बोला गया था मैंने वैसी मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which send the same amount of charge in a given circuit in half the time period of AC as is sent by AC in the same circuit in the same time। अब जब AC का चार्ज फाइंड आउट करना है तो बहुत सीधी सी बात है बेटा, क्या कि वो वेरिएबल करंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, आपको इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। आवाज आ रही है, बारिश के बाद ज़्यादा तो नहीं है, सुनाई दे रहा है सबको। तो इसी क्वेश्चन के साथ आगे बढ़े क्या, तो मीन वैल्यू आ गई बेटा, मीन वैल्यू आपके पास आ गई, I0 बाहर आ गया, साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 टू t/2 डिवाइडेड बाय t/2। कुछ याद आया, ये तो एवरेज वैल्यू आ गई साइन ओमेगा t की, ये क्या आ गई बेटा, ये एवरेज वैल्यू आ गई साइन ओमेगा t की। ये क्या बना, 0 टू साइन ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन 0 टू t/2 डिवाइड बाय t/2। ये तो एवरेज वैल्यू आ गई भाई, ये तो कैलकुलेट किया हमने हाफ साइकिल के लिए, 2/पाई, ये 2/पाई आ गई, 2I0/पाई आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में आएगा तो पूरा सॉल्व यही करना पड़ेगा आपको। अभी तो पता है ना अपने को 2/पाई आती है, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं जी। I0 साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन बोलो, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा इंटू t/2, और लिमिट 0 टू t/2। मैंने प्लस कर दिया बेटा, माइनस का लिमिट कर दी t/2 टू 0, चलेगा। और देखें जी, I0 डिवाइड बाय ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू t/2, t और t कैंसल, अंदर बचा कॉस ऑफ ओमेगा क्या है बेटा 2π/t इंटू t की वैल्यू अपर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या आ गई 0। है ना बच्चों, तो ये पहला 0 आ गया, दूसरा फिर क्या कॉस ऑफ बोलो ओमेगा कितना 2π/t, और स्मॉल t की जगह लोअर लिमिट कितना t/2, यही ना बच्चों, होल डिवाइड बाई, तो आई गया खैर 2 और t कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया I0/पाई। थोड़ा और सॉल्व करता हूं।
आई एम इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई, अंदर क्या बचा, बोलो भाई, कॉस जीरो, टी और टी कैंसिल, टू और टू कैंसिल, कॉस पाई माइनस कॉस पाई, कॉस पाई कितना बेटा, वो बोलो भाई, -1, कॉस जीरो 1, -1, 2 आई नॉट अपॉन पाई, आए तो क्या वही 5 नंबर की डेरिवेशन में आएगा अगर आपको आएगा ये। चार्ज सेंट बाय मीन वैल्यू ऑफ करंट इन t/2 इक्वल टू चार्ज सेंट बाय AC इन टाइम t/2, Im इंटू t/2, लेकिन AC था I नॉट साइन ओमेगा टी, तो I नॉट साइन ओमेगा टी dt, छोटा सा चार्ज dq आ गया, dq को इंटीग्रेट किया 0 टू t/2 के लिए, टोटल चार्ज आ गया। क्योंकि AC वेरिएबल करंट था इसलिए उसमें चार्ज निकालना है तो अपने को इंटीग्रेट करके ही निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलना बेटा, आ गया। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में, या तो मीन वैल्यू आएगा या फिर RMS वैल्यू आएगा। मीन वैल्यू फुल टाइम के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि जीरो ही आना है, इसलिए हाफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है, जबकि RMS वैल्यू फुल टाइम के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो भाई आर्यन हमने ये कर लिया कि मीन वैल्यू ऑफ करंट निकाली, तेरे को कोई बोला मीन वैल्यू ऑफ EMF निकालो तो क्या करेगा, वो आ जाएगा EM इज इक्वल टू 2 E नॉट अपॉन पाई। कैसे निकालेगा, क्या करना है, क्या चेंज करें इसमें ताकि तेरा EMF वाला पर्पस भी सॉल्व हो जाए। E को लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, फिर आगे बेटा क्राइटेरिया तो चार्ज ही है, शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी, तो क्या करेगी, आपको IM को लिखना है EM/R। रेजिस्टेंस वाला कोई सर्किट अगर आपके पास है तो उसके इसमें आपको सिर्फ चेंज इतना करना है, क्या चेंज करना है, IM को लिख दोगे EM/R और I0 को लिख दोगे E0/R, R और R कैंसिल, EM और E0 चलने शुरू हो जाएंगे और लास्ट में भी EM और E0 आ जाएंगे। इसको लिख दोगे EM/R, इसको लिखोगे E0/R, R और R कैंसिल, IM की जगह EM आ जाएगा, I0 की जगह EM आ जाएगा, और EM और मीन वैल्यू ऑफ EMF के लिए आपके पास एक्सप्रेशन तैयार हो गया। आया बच्चों, चलूं आगे, क्या आगे चलूं जी, लो भाई आगे चलते हैं। RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट तीनों एक ही के नाम है, RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। RMS वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। कोई इसको RMS वैल्यू बोल देता है, कोई इफेक्टिव वैल्यू बोल देता है, कोई वर्चुअल वैल्यू भी बोल देता है। RMS रूट मीन स्केयर, मतलब स्केयर की एवरेज,
रूट मीन स्क्वायर एवरेज, एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जानते हो। मीन वैल्यू, जैसे आप मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो एक तो एवरेज वैल्यू, एवरेज मीन या अलजेब्रिक मीन, दूसरा हार्मोनिक मीन है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, मीन, ये सारे मीन ही तो हैं, मीन निकालने के तरीके हैं, राइट। तो आरएमएस भी एक मीन निकालने के तरीके है। स्क्वायर की एवरेज निकाली जाती है, तो अगर स्क्वायर की एवरेज निकालनी तो आई आ गया बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, कर लो स्क्वायर कर लो, क्या बनेगा आई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर की एवरेज। भाई आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर की एवरेज। तो मैंने लिखा आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू एवरेज किसकी, अबे आई नॉट की तो होगी नहीं यार, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। फुल साइकिल के लिए क्या थी 1/2 आई नॉट बाय 2, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 या 0.707 ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए, ताकि तुम आराम से जल्दी से अपने आंसर पे पहुंच सको। ये स्कूल के लिए नहीं भाई, तुम्हारे लिए। लिखते कैसे हैं, आई आर एम एस भी लिखते हैं, आई वर्चुअल भी लिखते हैं और आई इफेक्टिव भी लिखते हैं। कई बुक्स में ऐसा लिखा होगा, कई में ऐसा लिखा होगा, कई में ऐसा भी लिखा होगा। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आया था क्वेश्चन, क्या आया था, अभी करवाता हूं। ठीक है जी, तो आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर की एवरेज निकालनी है, फिर अंडर रूट ले लेना है, आई नॉट बाय रूट 2 आंसर आ गया। ये तुम्हारे तसल्ली के लिए। लेकिन अदरवाइज क्या हुआ, देखो मीन वैल्यू में हमें परेशानी सिर्फ एक है कि यार उसको t/2 टाइम के लिए कैलकुलेट किया गया है, इसलिए वो वैल्यू ज़्यादा एक्सेप्टेबल है भी नहीं है, कि फुल साइकिल के लिए नहीं है जी, ये फुल साइकिल के लिए है ना। तो अगर कोई बोलता है कि मेरे घर में जी आरएमएस नहीं बोलेगा कि एसी है 5 एम्पेयर है, सुनना बेटा ध्यान से। अगर कोई बोलता है कि जी हमारे यहाँ पर जो है 5 एम्पेयर का प्लग लगा है, तो 5 एम्पेयर वो आरएमएस वैल्यू है। जब कुछ भी नहीं बोलेगा ना तो वो आरएमएस वैल्यू है। न्यूमेरिकल भी जो सॉल्व करना होगा ना, एसी ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड, ऐसा लिखा, कुछ नहीं लिखा, और वो आरएमएस वैल्यू है। अगर मीन वैल्यू होगा तो लिखेगा मीन वैल्यू ऑफ एसी इज 220 वोल्ट। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम ई नॉट, पीक वैल्यू होगा तब भी लिखेगा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 220 वोल्ट। लेकिन आरएमएस होगा तो नहीं लिखेगा, तो बोलेगा एसी ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड, इंप्लाइड है वो आरएमएस वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आरएमएस वैल्यू ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जब कुछ भी आगे नहीं लिखा होगा तो वो क्या है, वो आरएमएस वैल्यू है बेटा। इसी तरीके से ई आरएमएस क्या आ जाएगा, ई नॉट बाय रूट 2, 0.707 ई नॉट के बराबर। ये तो हो गया तुम्हारे रेफरेंस के लिए। लेकिन चार्ज सेंट बाय एसी वो क्राइटेरिया कुछ पसंद नहीं आया लोगों को। क्यों? पहले साइकिल में चार्ज आगे गया है ना, ऐसे ही हुआ था ना, फर्स्ट साइकिल में फर्स्ट हाफ में चार्ज आगे गया ऊपर और सेकंड में पीछे आ गया। अरे भाई ये वायर है मान लो, तो एसी कैसा है, ऐसा है बस, ऑसिलेटिंग चार्जेस हैं। डायरेक्ट करंट में तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना बेटा। अब यहाँ पर एसी में क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ खड़ा नाच रहा है, बस ऑसिलेट कर रहा है, ये एसी है। आगे जाया करंट, फिर पीछे आया, फिर मीन पोजीशन से पीछे गया, फिर आगे आया, फिर आ गया, ये और इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग लाइक दिस एसी में, और कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, नाचने की एनर्जी दे रहे हैं, उसके हमसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। महीने के मंथ के एंड में आपको बिल दिया जाता है, इतने यूनिट कंज्यूम किए, वो यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर, किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो वो एनर्जी का बिल तुमसे चार्ज करते हैं। नहीं बोलते तुम हमारे 600 इलेक्ट्रॉन खा गए यार, जितना 600 रुपये इधर, हमने उनके इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, कुछ नहीं, उनकी एनर्जी चाहिए हमें। चाहे अपना टीवी लगाना है या अपना रेडियो सेट ऑन करना है, गीज़र ऑन करना है, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए। अब गीज़र में क्या हो रहा है, गीज़र में वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है फिलामेंट के एटम की, वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एटम को मार मार के लाल कर रहे हैं। रेड हॉट हो गया तो साथ में पानी रखा हुआ, पानी भी गर्म हो गया, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल जितने हैं, उनका काम इतना ज़बरदस्त है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
अब वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सारे घर के काम करके चले जाते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता कौन करके। सुबह से शाम तक तुम्हारे घर में बिजली से जो काम हो रहे हैं, वो चाहे फिर गीज़र में पानी गर्म करने का है, चाहे इलेक्ट्रिक आयरन में कपड़ों को प्रेस करने का है, चाहे कोई टीवी चलाने का है, चाहे कंप्यूटर चलाने का है, वो वही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं सारे काम। और उनको एनर्जी कौन देता है? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देता है। इसी एनर्जी का वो बिल भेज देते हैं आपको। तो भाई पूरे साइकिल के लिए आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट ये रहा। इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। देखो हमने क्राइटेरिया बदलना पड़ना था, क्योंकि चार्ज कभी आगे जा रहा है कभी पीछे। चार्ज क्राइटेरिया ऑथेंटिक सा क्राइटेरिया नहीं लग रहा है। क्राइटेरिया हमें ऐसा करना पड़ना था कि इलेक्ट्रॉन आगे जाए चाहे पीछे आए, वो जनरेट होता रहा। वो क्या है? हीट। करंट आगे जाए चाहे पीछे जाए, उसने टकराना है एटम के साथ, हीट जनरेट होनी है। आरएमएस में हमने क्राइटेरिया हीट ले लिया। आरएमएस में क्राइटेरिया क्या ले लिया बेटा? हीट ले लिया। तो क्राइटेरिया हमने हीट कंसीडर कर लिया जी। So it is that value of steady current which generate the same amount of heat. क्राइटेरिया क्या गया बेटा? हीट आ गया है ना। जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट वहां चार्ज था बेटा, यहां क्या आ गया? हीट ना। which generate the same amount of heat. Amount of heat in a given circuit. In a given circuit in one time period of AC, या in time t, या in one time period of AC. In one time period of AC. As is generated by AC, generated by AC in the same circuit in the same time. In the same circuit. In the same time. तो अब हमने क्राइटेरिया बदल दिया। वो कौन सा स्टेडी करंट है जो कि एक रेजिस्टेंस में उतनी ही हीट जनरेट करेगा टी टाइम में जितना एसी कर रहा है, उतने ही टाइम में उसी सर्किट में। तो हीट जनरेटेड बाय स्टेडी करंट, क्या बोल गया डेफिनेशन में? हीट जनरेटेड बाय आरएमएस करंट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हीट जनरेटेड बाय आरएमएस करंट इन टाइम टी, फुल टाइम पीरियड ना बेटा, is equal to heat generated by AC in the same time. Heat generated by AC in the same time. डेफिनेशन में यही बोला बेटा। हाँ बच्चा, डीसी कांस्टेंट है बेटा, ये फर्क है। ये करंट है, ये टाइम है, ये डीसी है। 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर, टाइम बदल रहा है लेकिन करंट नहीं बदल रहा है, 5 एम्पेयर थ्रू आउट। और एसी कैसा है?
AC कभी जीरो है, कभी मैक्सिमम, कभी नेगेटिव में चला है, कभी पॉजिटिव में, इस तरीके से ये AC है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, कभी पॉजिटिव में कभी नेगेटिव में, लगातार उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। करूं अप्लाई? क्या बनेगी ये इक्वेशन? भाई ये इक्वेशन बनेगी IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, राइट? आई स्क्वायर आर टी। ये कांस्टेंट करंट है तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन AC कांस्टेंट करंट नहीं है, उसमें जब मैं करूंगा तो आई स्क्वायर आर डी टी यूज करना पड़ेगा, और क्या 0 to t के लिए इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। लेकिन आई तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता ना। आई क्या होता है बेटा? AC कितना? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैं लिख देता हूं जी आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, लिमिट 0 to t। ये R और ये R कैंसिल हो गए, IRMS का होल स्क्वायर आपके पास आ गया, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी। ये ऐसा बोला आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 to t डिवाइडेड बाई टी। कुछ याद आया बेटा? ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको। ये क्या था? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 to t डिवाइड बाई टी क्या था? कितना आया था? 1/2 बेटा मूर्खो, सारा के सारा बाद में क्या आ गया था? 1/2 नहीं आया था? एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया, अभी थोड़ी देर पहले करवाई। दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कितनी आती है? 1/2 के बराबर आती है। तो हम अगर सॉल्व भी कर लें, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आए तो पूरा यही सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तो पहले सॉल्व किया हो ना बेटा, आपको तो यही सॉल्व करना पड़ेगा, तो यही सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लो। आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टी अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंदर डी टी का इंटीग्रेशन बेटा 0 to t माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 to t। कॉस के एवरेज वैल्यू 0 to t के लिए बोलो। अबे साइन और कॉस की 0 to t के लिए एवरेज वैल्यू वो 0 बेटा। अब क्यों हेजिटेट करते हो? तो कितनी बार तो डिराइव करवा दिया। तो कॉस 2 ओमेगा टी डी टी की एवरेज वैल्यू कितने आ जाएगी? 0। ये 0 हो लिया, डी टी का इंटीग्रेशन t है ना बेटा। तो आपके पास आ गया आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय टी, भी था यहाँ पे, डिवाइड बाय टी, 2t आएगा ना। तो आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2t इंटू टी, क्योंकि अंदर t बच गया सिर्फ, t और t कैंसिल। आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो आई आर एम एस का स्क्वायर आया था वो, है ना। तो भाई आर एम एस का आई आर एम एस कितना आ गया? आई नॉट बाय रूट 2, या फिर 0.707 आई नॉट। तो क्राइटेरिया क्या आ गया? कितने अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा कौन? स्टेडी करंट। सेम टाइम में, जितने टाइम में एसी सेम सर्किट में सेम टाइम में हीट जनरेट करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि आप किसी की भी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने को बोले, साइन कोसाइन की होगी, फिर तो मैं क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा करंट को सीधा ही, क्योंकि आई स्क्वायर आर टी स्क्वायर करना पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई और टाइप का करंट होगा तो ये वाला प्रोसीजर पूरा फॉलो करूंगा कि जी हीट कितनी जनरेट होगी? आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन से आप टी के लिए हीट जनरेटेड निकालोगे, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी से इक्वेट कर दोगे।
हो गया जी। तो पहले शेडिंग कर लेता फिर लिखने लगता भाई। तो दो दो कॉपी में लिख रहा है पहले की। अच्छा अच्छा, क्या बात है, कंपेयर कर करके लिखता है मतलब। बड़ा क्या, इससे बड़ा क्या होगा मतलब ऊपर। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, स्कूल में जब करना है ना बेटा, कुछ भी करना है तो आपको थोड़ा सा हर चीज़ के बारे में लिखना है। कि जैसे यहाँ लिखेंगे सपोज alternating current flowing in the circuit is I is equal to I naught sin omega t. Now according to definition, the steady value of current is say let's assume that steady value of current is IRMS or IV or I effective. According to definition, heat generated by a steady value of current या RMS value of current in time t is equal to, उसके बाद ये करना है, दो दो लाइनें लिखो चाहे पर लिखो ज़रूर, ताकि उन लोगों को, टीचर लोगों को मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ भाई ठीक है इसको आ रहा है, कुछ ही कर रहा है। मतलब आपने जब स्कूल में लिखने लगना है कुछ भी, तो ये मान के चलना है कि आप एक ऐसे इंसान के लिए लिख रहे हो जो कोई ज़ीरो वैल्यू का है, जिसको समझाना पड़ेगा। एक एक चीज़ लिख के समझाई तो वो नंबर देगा, अगर उसको समझा नहीं पाया तो वो नंबर नहीं देगा। ये सोच के नहीं लिख के देना है आपने आंसर के तुम टीचर, कोई टीचर तुम्हारा पढ़ेगा। ये मान के चलो कि तुम समझा रहे हो किसी को और कोई अननोन लोग हैं जिसको तुमने समझाना है, अगर तुम समझा पाए तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, और अगर तुमने शॉर्टकट मारे कहीं पे भी तो नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन आर्टिकल इतना ही है बस, बाकी अंग्रेजी में लिखना है, शुरू में लिखना है, बाद में लिखना है, जो लिखना है वो थोड़ी थोड़ी लाइनें इंट्रोडक्शन के लिए लिखनी होती हैं, पर है इतना ही है। किताब में भी बड़ा होगा, स्कूल में भी 2 पेज भरे होंगे तुमने, पर इससे ज़्यादा नहीं है कुछ भी, ये इतना ही आर्टिकल है। समझ में आ गया तो हो गया। क्या मैं आगे चलूं? लो भाई, एक क्वेश्चन करना है आप लोगों ने, नोट कर लो फिर बताता हूँ। इफ अ डायरेक्ट करंट ऑफ वैल्यू a एम्पेयर इज सुपर इम्पोज ऑन एन ऑल्टरनेटिंग करंट I is equal to B sin omega t flowing through a wire, then what is the effective value? इफेक्टिव मतलब RMS वैल्यू है ना, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग करंट इन द सर्किट। क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं जी। ऑनलाइन वाला सुनाई दे रहा है बेटा सबको ठीक से? चलिए ठीक है। तो मैंने बोला जहां साइन कोसाइन इन्वॉल्व होंगे वहां सीधा आई को मैं स्क्वायर कर दूंगा। क्यों? अरे भाई हीट निकालनी है तो आई स्क्वायर RT होती है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू मुझे पता है, वहां सीधा करूंगा आई स्क्वायर। और जहां मेरा साइन कॉस की फॉर्म में नहीं होता वहां मैं हीट का पूरा क्राइटेरिया लगाऊंगा। दोनों एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें थोड़ी देर में। क्या क्वेश्चन लिख लिया बेटा? तो आज की डेट में लिख लोगे बेटा कि कल तक का टाइम चाहिए? लिख लिया? वाह यार, शेडिंग नहीं करेगा क्वेश्चन में। नहीं कर ले, इधर जस्ट तो कर ही ले, पहली वाली लाइन है। तो भाई इसमें 2 करंट सुपर इम्पोज किए गए, एक कांस्टेंट करंट है I,
इक्वल टू बी के बराबर है ना, एक कांस्टेंट करंट आई इज इक्वल टू बी सुपर इम्पोज किया, और दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों को सुपर इम्पोज किया, तो क्या बन गया, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। मुझसे बोलता है कि जी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, पर हम जानते हैं रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर की एवरेज, और यहाँ साइन दिख गया मुझे, साइन को साइन दिख गया, फिर तो हम छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि मैंने एवरेज सारी करवाई है आपको, इसीलिए करवाई ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को सीधा कर सको। समझ गए आप, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की शुरुआत में जो एवरेज वैल्यू करवाई, वो इसलिए कि ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल सको। और अगर साइन स्क्वायर वाला साइन वाला नहीं होगा तो क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा जी हीट जनरेटेड बाय आरएमएस करंट इज इक्वल टू हीट जनरेटेड बाय दैट करंट, इक्वेट कर दूंगा तो निकाल लूंगा। लेकिन इसमें तो साइन दिख गया मुझे, स्क्वायर करो सीधा, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर है ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी, यही आएगा ना। और अगर यह आया तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर कितना आएगा, हाँ बच्चा बोलो, आई आर एम एस का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, आई आर एम एस का मतलब एवरेज, एवरेज किसकी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, बोलो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज फुल साइकिल के लिए 1/2। भाई बोल तो दिया करो मुंह से न मुन्नो, इतनी बार करा चुका हूं। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 1/2 डाल दिया यहां पे, और साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 डाल दिया, यहां पे तुम्हारा आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 आया ना बेटा, अनरूट ले लिए दोनों तरफ, इसका भी और इसका भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 अनरूट, ये तुम्हारी आरएमएस वैल्यू आ गई। तो आप आई होप कि आप लोग समझ गए कि शुरुआत में लोग एसी करते हैं, एसी करवाते हैं ना, मैंने तुम्हें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालना सिखाई, इसलिए ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो जो लंबे क्वेश्चन जाने थे वो सीधे सीधे हमारे 2-3 लाइनों में हो जाए। चिपका दिया, देखो जल्दी कर। चलो आगे बेटा, if the voltage in an AC circuit is represented by the equation V is equal to V naught sin omega t minus phi, तो V naught तो ये आ गया, V naught क्या, अबे V naught क्या, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, V naught क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बेटा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितनी है, तो ये है 200√2 V naught, साइन के अंदर क्या था, ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या था 314। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको इक्वेशन से कंपेयर करके आंसर आ जाते हैं। अब देखिए लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है और चीज़ों को फाइंड आउट करके लिख देना है। क्वेश्चन नोट कर लें भाई।
देख लिया क्या पूछता है, पीक वैल्यू। अरे पीक वैल्यू ये होती है भाई, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। फिर क्या बोलता है, आरएमएस वैल्यू। क्या होती है आरएमएस वैल्यू, वी आर एम एस इक्वल बोलो, अबे वी नॉट बाय रूट टू, बोला करो ना यार। 220 डिवाइड बाय रूट टू कितना आ गया, 220 आ गया वी आर एम एस। फिर क्या बोलता है, एवरेज वोल्टेज क्या होती है, 2 वी नॉट अपॉन पाई। फिर आगे एवरेज वोल्टेज 2 वी नॉट अपॉन पाई, वी नॉट क्या है ये 2 वी नॉट अपॉन पाई। फिर क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी। अरे भाई ओमेगा कितना है 314 है ना, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू 314। तो एफ आपके पास क्या आएगा 314 डिवाइड बाय 2 इंटू पाई। फ्रीक्वेंसी निकालो 50 हर्ट्ज। तो कुछ क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछे जाते हैं जो आपको सिर्फ कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ और चीजों के आंसर दे देना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने लिखी और आपको कंपेयर करके अपने आंसर लिखने हैं। क्या होगा ना, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है जी, और कुछ क्वेश्चन कर ले बे, शेडिंग कर रहा है। ये भी देखो भगवान ने इंसान जैसे बनाया, पहले शेडिंग करेगा जहाँ लिखना है फिर उसके बाद लिखेगा, फिर दोबारा शेडिंग करेगा। बोलने को तो इंसान ही है नहीं। तो यहाँ हमने सिंपल कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, पीक वैल्यू फाइंड आउट की, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट की, मीन वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जी, जिसमें आपसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट टी बाय टी फॉर सम टाइम, कैलकुलेट द आरएमएस करंट। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे कहा गया है कि ये करंट है और इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करो। अब बहुत सीधी सी बात है, अगर मुझे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दिखा होता ना, तो उनकी एवरेज वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ शुरुआत में ही। मैंने इसका स्केयर करना था, फिर बोलना था जी साइन स्केयर की होती है, इसकी होती है, मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये तो अननोन सा अजीब सा करंट आ गया, साइन को साइन की फॉर्म में है नहीं है, तो मुझे आरएमएस की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। क्वेश्चन लिख लो पहले। तो करंट अगर साइन को साइन की फॉर्म में दिया हो, तो मैंने आपको बताया कि मैंने सीधा आई स्क्वायर निकालना था और उसकी एवरेज आरएमएस वैल्यू में सीधी एवरेज निकालनी थी, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं शुरुआत में ही। लेकिन ये अजीब सा करंट आ गया। और अगर ये अजीब सा करंट आ गया तो मुझे डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, आरएमएस करंट की डेफिनेशन पे जाना होगा। और बेटा वो डेफिनेशन बोलती है इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट इन वन टाइम पीरियड ऑफ एसी। यही थे ना। तो आरएमएस आ गया हमारे पास आई आरएमएस, हीट जनरेटेड कितनी आ जाएगी आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बेटा इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, आई स्क्वायर आर टी होता है ना बेटा, एज इज जनरेटेड बाय एसी नहीं, एज इज जनरेटेड बाय दिस करंट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम।
एसी की जगह कोई और ही करंट फंस गया अब हमारे पास, राइट। तो ये कितनी हीट जनरेट करेगा, आई स्क्वायर आर डी टी 0 to t, ये इतनी हीट जनरेट करेगा। पर आई तो ये है यार, आई नॉट टी बाय टी, आई की जगह लिखूं इसको आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बेटा, तो आ गया आई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी कांस्टेंट है, टी स्क्वायर इंटू डी टी 0 to t। थोड़ा और सॉल्व करें जी, आर भी है, तो मेरे पास देखो क्या आ गया, मेरे पास आ गया आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू क्या बेटा, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन बच्चों, बस मूर्खों बोल दिया करो, टी क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to t, टी की जगह अपर लिमिट टी क्यूब बाय 3 माइनस लोअर लिमिट 0, तो आपके पास ये आ गया, आर और आर कैंसिल कर दूं बेटा, आपके पास आ गया आई आर एम एस का होल स्क्वायर, ये टी को भी आगे लेके जा रहा हूं बेटा, 1 बाय टी क्यूब, अंदर आया टी क्यूब बाय 3 माइनस 0, तो क्या आया 1 बाय टी क्यूब इंटू टी क्यूब बाय 3 बेटा, टी क्यूब कैंसिल हो गया, आई आर एम एस अंडर रूट ले लूँ अब, आई एम एस करो क्या, आई नॉट भी तो था ना, आई नॉट भी था बेटा, आई नॉट स्क्वायर, यहाँ भी आई नॉट स्क्वायर, क्या आ गया आई नॉट डिवाइड बाय रूट 3, आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट 3, आपका आंसर आ गया। कुछ कहीं पे किसी को दिक्कत हो तो बोलना है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए था कि आपके जो आर एम एस वैल्यू उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट, स्टेडी है तो आई स्क्वायर आर टी सीधा यूज़ कर सकते हैं, विच जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन सर्किट इन वन टाइम पीरियड एज इज जनरेटेड बाय द नोन गिवन करंट। अभी गिवन करंट इसी नहीं है इसलिए इसी नहीं बोलूँगा, एज इज जनरेटेड बाय आई करंट, तो वो क्या हो गया आई स्क्वायर आर डी टी, क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा मुझे हीट उसकी। तो ऐसे सॉल्व किया तो आई आर एम एस इक्वल आई नॉट बाय रूट 3 के बराबर। तकरीबन हमने हर टाइप की प्रॉब्लम देख ली। अब आई आर एम एस अगर अननोन सा कोई करंट होगा तो हम क्या करेंगे, आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इक्वल टू उस करंट का के साथ इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अगर मेरे पास ए सी होगा तो ए सी के मैंने जानबूझ के आपको शुरुआत में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी सबकी एवरेज वैल्यू करवाई, तो उसकी एवरेज वैल्यू सीधी डालूंगा, मेरे पास शॉर्टकट बन गया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो हमें टाइम भी बचाना पड़ता है ना बेटा, तो टाइम भी बचेगा। ये था भाई तुम्हारा जो क्वेश्चन था, ये तुमसे नहीं निकलना था। अगर तुम्हें डेफिनेशन नहीं आती थी आरएमएस की फिर ये तुमसे है तो अच्छा एमसीक्यू था है? तुक्के तो ठीक हो सकते हैं। क्या हम आगे बढ़े? एसी थ्रू रेजिस्टेंस। अब बच्चा सुनो ध्यान से, अब हमारे पास एक नया चैलेंज आ गया और वो ये है कि यार एसी लगातार पहले पॉजिटिव में है फिर नेगेटिव में जाएगा, कभी इधर को नाच रहा है। हम जानना ये चाहते हैं कि ईएमएफ अगर नाच रहा है तो क्या करंट भी नाच रहा है, और नाच रहा है तो क्या दोनों फेज में है? फेज का मतलब ईएमएफ आगे तो करंट भी आगे। डीसी में तो ऐसे ही था ना, देखो डीसी अगर मैं शो करूं तो डीसी में ऐसा था भाई, जिस डायरेक्शन में ईएमएफ उसी डायरेक्शन में करंट ना बेटा, ऐसा था ना। इधर कोई ईएमएफ है तो इधर कोई करंट, दूसरी साइड को ईएमएफ है दूसरी साइड को करंट, मतलब करंट और ईएमएफ फेज में हुआ करते थे, एक साथ चलते थे एक ही डायरेक्शन में। एसी में ऐसा नहीं है, एसी में डायरेक्शन चेंज होगी। हम जानना ये चाहते हैं क्या ऑल्टरनेटिंग करंट में भी सभी सर्किट में ऐसा ही होगा?
ईएमएफ और करंट सेम साथ साथ में चल पाएंगे, हाथ में हाथ पकड़ के चल पाएंगे या नहीं? रेजिस्टेंस में तो चल पाएंगे। प्रूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कर रहे हैं एसी थ्रू रेजिस्टेंस। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एसी में आप जानते हो करंट क्या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ईएमएफ स्केलर वेक्टर। भाई ईएमएफ भी स्केलर है मूर्ख, हट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन स्केलर होता है वेक्टर होता है? तो मेरे नाम क्या कि कई बार लोग आएगा आने वाले टाइम में। तो करंट स्केलर, ईएमएफ स्केलर, रेजिस्टेंस बेटा आरएन रेजिस्टेंस क्या? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये सब स्केलर हैं, ये सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करेंगे एसी में। एसी में करंट भी, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करेंगी। मतलब पैरेललोग्राम या पॉलीगन लॉ, हाँ ये इनको ओबे करती हैं। नेट रेजिस्टेंस निकालनी होगी अगर आपको एसी में, तो आपको पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा। अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो, दो से ज़्यादा है तो पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा। नेट ईएमएफ निकालना है तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन से नहीं चलता। आपको दो ईएमएफ है तो पैरेललोग्राम, तीन से ज़्यादा है तो पॉलीगन लॉ लगाना पड़ेगा। ये तो हद हो गई यार, वेक्टर है नहीं है, वेक्टर के लॉ ओबे किया जा रहा है। अब ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर तो बोल नहीं ना सकते, तो हम क्या बोलते हैं? फेजर। तो फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी क्वांटिटी को जो वेक्टर तो नहीं है पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज होगा, यहाँ पे ईएमएफ होगा मतलब, या रेजिस्टेंस होगा। दे आर नोन एज फेजर। और फेजर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर तो नहीं है पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर रही है। चलो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं क्या ईएमएफ और करंट साथ साथ में चल पा रहे हैं, हाथ हाथ पकड़ के चल पा रहे हैं? तो हमने क्या बोला, लेट अस अज्यूम, आप मैंने 3 लाइनों में ख़त्म कर दिया बेटा, लेकिन आपको स्कूल में जब करना है तो आपको लिखना है थोड़ा सा। लेट अस कंसिडर रेजिस्टेंस आर एंड ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस इट। लिख लो बेशक। सो लेट अस अज्यूम, मैं आपको फोकस करता हूँ आपकी डेरिवेशन के ऊपर जो कि 3 लाइनों की होती है, ताकि वो समझ में आ जाए, काम खत्म हुआ। अंग्रेजी तो लिखनी आती है ना तुम्हारे को, तो वो तो लिख ही सकते हो। तो let us assume that an alternating EMF E is equal to E naught sin omega t. An alternating EMF E equal to E naught sin omega t is applied across resistance R in the circuit as shown in figure. Applied across resistance R in the circuit as shown in figure. Applied across resistance R in the circuit as shown in figure. अब पता नहीं क्या लिखा है मैंने। Let us assume that an alternating EMF E equal to E naught sin omega t is applied across resistance R as shown in figure. ये लिख दिया जी। नाउ करंट इन द सर्किट विल बी, क्या होता है बेटा करंट? ई बाई आर, पर ई तो ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। ये ई नॉट बाय आर क्या हो जाएगा बेटा? आई नॉट। आई आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। हर बार तुम्हें यही करना है, ईएमएफ एज्यूम कर लेना है और करंट फाइंड आउट कर लेना है। अब ई आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी व्हेन टी इज इक्वल टू 0, ईएमएफ 0। करंट आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी व्हेन टी इज इक्वल टू 0, करंट 0। ये तो साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मतलब होगा ये कि अगर आप ग्राफ में शो करोगे तो ये आ गया बेटा ईएमएफ का ग्राफ। है किसका आ गया? ईएमएफ का ग्राफ। करंट क्या होगा? ई नॉट बाय आर, थोड़ा ईएमएफ से कम होगा ना। ये आ गया करंट का ग्राफ। देखो ये करंट का ग्राफ, दोनों साथ साथ हाथ पकड़ के चल रहे हैं। जब करंट मैक्सिमम तो ईएमएफ भी मैक्सिमम, जब करंट 0 तो ईएमएफ भी 0 है ना, और जब करंट नेगेटिव में मैक्सिमम तो ईएमएफ भी नेगेटिव में मैक्सिमम। बिल्कुल हाथ पकड़ा हुआ है, दोस्ती में चले जा रहे हैं दोनों। फेज डिफरेंस कोई नहीं है। फेज डिफरेंस तब होता है अगर ये भी साइन ओमेगा टी ना बेटा, ये भी साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस तो कुछ भी नहीं आया।
तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब करंट और ईएमएफ साथ साथ हाथ पकड़ के चले हुए। हम यही देखना चाह रहे थे, क्या करंट और ईएमएफ साथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं या फिर एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। यहाँ तो हाथ पकड़ के चल रहे हैं भाई, ठीक है। भाई लिख भी रहा है कुछ, समझ के लिखा कर बेटा, इतना तेज भी नहीं चलना होता कि बस नोट ही करना है और दिमाग में कुछ पड़े या ना पड़े। साथ में समझो, साथ में करो। तो करंट और ईएमएफ के बीच में फेज डिफरेंस 0, मतलब एंगल डिफरेंस 0। मतलब जब करंट मैक्सिमम तो ईएमएफ भी मैक्सिमम, और जब ईएमएफ मिनिमम तो करंट भी मिनिमम। ये फेजर आ गया। फेजर क्या, वेक्टर है ना, जो वेक्टर नहीं है। ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ई नॉट शो किया मैंने ओमेगा टी एंगल पे। जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा टी बढ़ेगा। ये घूमता हुआ फेजर है, पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया। एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल बढ़ेगा, ठीक। ये ईएमएफ और ये इसी डायरेक्शन में बेटा आई नॉट, देखो दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ साथ में रोटेट कर रहे हैं। ये आई नॉट और ये ई नॉट दोनों एक ही डायरेक्शन में, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। वो फेजर डायग्राम और ये ईएमएफ और करंट का डायग्राम। मैं अगर आपको शो करूं तो ये कुछ ऐसे शो करूंगा जी। इतना ड्रॉ कर लिया बेटा। तो ये देखो रेजिस्टेंस में से, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक। और रेजिस्टेंस में से हम लोग एसी को ऑन कर रहे हैं। एसी ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज और करंट है, दोनों सेम फेज में, और ये फेजर है। टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों एक ही डायरेक्शन में। जैसे टाइम बढ़ेगा तो ओमेगा टी बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, दोनों साथ साथ में आगे घूमते चले जाएंगे, कब दोनों मैक्सिमम या दोनों मिनिमम, इस तरीके से। तो ये देखिए हम लोग स्लो मोशन में अगर मैं शो करूँ तो ये रहा, जब करंट नेगेटिव में तो वोल्टेज भी नेगेटिव में, ठीक, मैक्सिमम हो गई। और अब ये मैक्सिमम हो गया था ना, अब कम होने लगा, करंट भी और ई में भी, यहाँ दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो हो गए, फिर नेगेटिव में चले गए, उल्टी डायरेक्शन में चले गए, और दोनों नेगेटिव में थोड़ी देर में मैक्सिमम होने वाले हैं। करंट भी मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज भी मैक्सिमम हो गई, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड कम होने लगा मैक्सिमम होने के बाद, फिर जीरो हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम। तो आपका करंट और वोल्टेज दोनों, अगर वोल्टेज इधर को है तो करंट भी इधर को है, वोल्टेज इधर को है तो करंट भी इधर को है। ये मतलब है कि फेज डिफरेंस 0 है। फास्ट मोशन में चलें तो कुछ ऐसा है, वो फेजर ईएमएफ और करंट के, ये फेज डायग्राम ईएमएफ और करंट के बीच में। ठीक है जी, यहाँ लगी आपकी रेजिस्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस थी और कुछ नहीं। और कुछ क्या, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है ना। सिर्फ रेजिस्टेंस हो तो हमने बोल दिया जी, अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा तो करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं। वो बोलता है जी नहीं नहीं ईएमएफ तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो हम बोलेंगे जी करंट भी आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। वो बोलता ना जी ईएमएफ तो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, बोला प्लस पाई बाय 3 है, तो हम बोलेंगे करंट भी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 है, दोनों सेम फेज में। मतलब साइन के अंदर जो होता है ना बेटा, उसको एंगल कोई फेज बोलते हैं हम लोग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे साइन के अंदर एक में एंगल है वैसे दूसरे में, देयर इज नो फेज डिफरेंस, राइट।
लो भाई ये कब आया, जब एसी रेजिस्टेंस में से पास करेंगे बेटा। लेकिन अगर हम एसी पास करें इंडक्टर में से, बच्चों किस में से, इंडक्टर में से पास करें, पर इंडक्टर तो बड़ा सेंसिटिव है भाई, थोड़ा सा करंट में चेंज आया नहीं कि ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, और एसी तो बेचारा है खुद ही खुद अपने आप में चेंज है तगड़ा, तो इंडक्टर में तो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज। पर कॉज क्या है, कॉज वही एसी है जो चेंज हो रहा है। तो अगर आपके पास एसी है तो एसी पहले ग्रो करना शुरू होगा ना, और इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, कितना बेटा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यही अगर आप सर्किट में करंट को मेंटेन करना चाहते हो, टू मेंटेन करंट इन द सर्किट ईएमएफ सप्लाइड प्लस एल डी आई अपॉन डी टी होना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे फ्रिक्शन होती है बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, और आप बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको आगे लेके जाना है, तो आपको फ्रिक्शन के बराबर ही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। नेट फोर्स जीरो होगी तभी कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा ना। फिर सुनिएगा, आप किसी ब्लॉक को धक्का मार रहे हो, फ्रिक्शन है उसमें, और बोले भाई कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना है बहुत से, तो अरे भाई जितनी फ्रिक्शन है उतनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा दो, कांस्टेंट वेलोसिटी चलता रहेगा। नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही होती है, और कोई मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन से चलती रहती है। ऐसे ही हमने यहाँ बोला कि बैकवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कितना था, माइनस एल डी ए अपॉन डी टी। तो अगर आप करंट को मेंटेन करना चाहते हो सर्किट में, तो अप्लाइड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू प्लस एल डी ए अपॉन डी टी, राइट। ये ई इज इक्वल टू प्लस एल डी ए अपॉन डी टी। जब लिखोगे, मैंने तो 3 लाइनों में खत्म करना है इसको, लेकिन जब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, सपोज वी हैव एन इंडक्टर विद इन सेल्फ इंडक्टेंस सेल एंड alternating EMF of E naught sin omega d is applied across it. बेशक लिख लो। Suppose we have inductor of self-inductance L, inductor of self-inductance L, and EMF or an alternating EMF E equal to E naught sin omega t, E equal to E naught sin omega t is applied across it. Is applied across it. चलो भाई अप्लाई कर दिया, उसके बाद फुल स्टॉप। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, अभी सारा तुमने स्कूल में आया तो लिखना है, डेरिवेशन सिर्फ इतनी है बेटा, 3 लाइन की है, लेकिन स्कूल में भी तुमने पूरे 2 पेज भरे होने, किताब में भी पूरे 2 पेज भरे होते हैं। तो मैं फोकस कर रहा होता हूँ कि आपको डेरिवेशन आ जाए, जो लिखने की चीज़ें वो तो लिख ही लोगे ना। सो व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through inductor changes, EMF is induced in it. When strength of current flowing through inductor changes, EMF E equal to minus L di upon dt is induced in it. EMF E equal to, ये वाला बेटा, minus L di upon dt is induced in it. और उसके बाद बोलोगे to maintain current in the circuit, we need to supply EMF कितना बेटा, E is equal to plus LDI upon dt। बस इसके बाद कुछ नहीं, 2 लाइनें ये लिखनी थी हमने अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ से क्या करूँगा बेटा, DI फाइंड आउट कर लूँगा ना, DI क्या आ जाएगा, E अपॉन L इंटू डी टी, ये आएगा ना बेटा, ये DI इज E अपॉन L इंटू डी टी। मैं कर क्या रहा हूँ, पहले तो पता ही हो ना। अरे भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ, EMF मेरे पास है, मैंने करंट फाइंड आउट करना है। मैं फिर से जानना चाहता हूँ क्या EMF और करंट हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं, क्या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस तो नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कैसे जानूंगा, EMF मेरे पास है, करंट की इक्वेशन लानी पड़ेगी ना, तब जान पाऊंगा ना। मैं करंट की इक्वेशन बनाने लगा हूँ बेटा, तो करंट DI आ गया E बाई एल इंटू डी टी, पर E तो E नॉट साइन ओमेगा टी था, लिखा है तुमने खुद ही, तो सब्स्टिट्यूट कर दो E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। अरे भाई DI का I बनेगा तभी तो फेज डिफरेंस पता चलेगा, तो DI का I कैसे बनता है भाई, DI का I कैसे बनता है, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, E नॉट अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन बोलो
साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में जब आप होते हो ना, मैग्नेटिज्म में होते हो, तो आपको डायमेंशन निकालने को दे जाते हैं. जैसे इस बार नीट में आया था क्वेश्चन कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट परमेबिलिटी. क्या क्रैम किया हुआ इसको? किसी फॉर्मूले को मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में क्रैम करने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा अगर हो जाए तो फिर तो नथिंग लाइक इट, बहुत बढ़िया. लेकिन थोड़ा सा आप सिर्फ इतना एफर्ट करिए. मैं जानना चाहता हूँ कि एल ओमेगा के डायमेंशन क्या आएंगे. किसके बेटा? एल ओमेगा के डायमेंशन निकालोगे क्या? एल ओमेगा के डायमेंशन जानना चाहता हूँ बेटा. चलो मैं बताता हूँ, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते. ईएमएफ क्या होता है? एल डी आई अपॉन डी टी है ना. ईएमएफ एल डी आई अपॉन डी टी. एल क्या हो जाएगा? ई टी अपॉन आई. ई डी टी अपॉन डी आई ना. ई टी अपॉन आई लिखूँ? ई एम एफ इंटू टी अपॉन आई इंटू ओमेगा. ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला 1/t टी माइनस 1. सिर्फ डायमेंशन की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ. तो इसका ओमेगा का 1/t. टी और टी कैंसिल बेटा. ये तो ई अपॉन आई बच गया है ना. ई अपॉन आई बच गया. ई क्या होता है? आई आर. आई इंटू आर अपॉन आई. फॉर्मूला तो वही आ गया जो रेजिस्टेंस का होता है. मतलब एल ओमेगा के डायमेंशन वही होंगे जो रेजिस्टेंस के हैं. मतलब एल ओमेगा का यूनिट भी वही होगा. कौन सा? ओम. ओम. चलिए, अगर हम आर 9 तक नहीं जाना चाहते थे तो यहां और काम कर सकते हैं. ई अपॉन आई. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज. चार्ज क्या होता है? आई टी. आई स्क्वायर टी. हो गया. वर्क का ml2t माइनस 2 बेटा. आई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू टी. डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया. ml2 t माइनस 3 a माइनस 2. हो गया खत्म. आप फॉर्मूला लिखते जाइए बस. जो जो फॉर्मूले आपको पता है लिखते जाइए, आप पहुंच जाओगे वहाँ. पर एल ओमेगा मैं प्रूव करना चाहता था साथ में कि एल ओमेगा आर के बराबर, मतलब उसका ऐसा यूनिट ओम आएगा. एल ओमेगा इज एक्चुअली रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर. क्या? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर. लेकिन रेजिस्टेंस वर्ड हमने आर के लिए रिजर्व किया हुआ है यार. रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर. तो उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्या बोलते हैं बेटा? इंडक्टर की रेजिस्टेंस. क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस. इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर? एल ओमेगा के बराबर. ओमेगा क्या होता है? 2πf. 2πfl के बराबर. इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस भी होती है और वो किसकी? एल ओमेगा के बराबर होती है. ये जो एल ओमेगा आया भाई, ये रेजिस्टेंस है. ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट. तो हम बन गया ना, आई नॉट बन गया ना. ये आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी. अच्छा एक चलो ये मत लिखना, अभी मैं समझाता हूँ आपको. ये तो समझ में आ गया ना कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूले याद होने चाहिए बस. फॉर्मूले की टर्म में लिखते जाइए, पहुंच जाओगे आप. डायमेंशन पे पहुंच जाओगे. भाई मैं यहाँ पर कुछ और भी बताना चाहता हूँ कि अब आपको मैथमेटिकल टूल चाहिए थे. और मैथमेटिकल टूल बेटा 4-5 हैं, उनको करो. मैं यूट्यूब पे डाले हुए 4-5 लेक्चर हैं, उनको अच्छे से करो क्योंकि वो जगह जगह यूज़ होते हैं. यहाँ भी यूज़ होना करना ही पड़ेगा. क्यों? अरे भाई ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है. फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना तो मुझे करंट भी साइन की फॉर्म में चाहिए. पर करंट आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में. माइनस से कॉस ओमेगा टी आया ना बेटा. नहीं चाहिए मुझे कॉस की फॉर्म, मुझे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्वाड्रेंट सिस्टम इन ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिकल टूल था और उसमें मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है आपको याद आ जाए कि हम बोलते थे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2. अगर मैं लिखूं π/2 मतलब 90 डिग्री, तो इसको लिखा जा सकता है बेटा साइन ऑफ माइनस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी. अब क्या बन गया? अब ये बन गया साइन ऑफ माइनस थीटा. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव के नेगेटिव.
ऑल साइन टेन कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये माइनस बाहर निकल आया, बाहर निकल आया तो माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी आएगा। तो माइनस कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज क्या, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और मैंने लिखा ये माइनस कॉस ओमेगा टी था, मैंने लिखा ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। और यहाँ प्रूव भी किया कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर होता है। करना ही पड़ना था क्योंकि मेरा ईएमएफ जो है साइन की फॉर्म है, और अगर मुझे फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मेरा करंट भी मुझे साइन की फॉर्म में चाहिए, मेरा करंट भी मुझे साइन की फॉर्म में ही चाहिए। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को लिखा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पहले ही वीडियो लेक्चर में मैथमेटिकल टूल के शायद ये है, तो कोशिश करो कि उनको रिवाइज करो क्योंकि अब समय आपके पास कम होता जाएगा। अगले 1-2 महीने में सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे, एक दो तो नहीं, मतलब 2-2.5 महीने में। और अभी से आपको अगर किसी ने टारगेट करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो अभी से आपको +1 के रिवाइज करना शुरू करना पड़ेगा। और +1 में सबसे पहला काम होता है कि मैथमेटिकल टूल को मजबूत करिए, क्योंकि वो आपकी सारी फिज़िक्स को वीक कर देते हैं। जिसके मैथमेटिकल टूल वीक हैं उसकी फ़िज़िक्स कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो सबसे पहला काम करिए कि जब भी आपके पास समय मिले, 4 या 5 लेक्चर हैं सारे, उनको देखिए, उनको अच्छे से समझिए। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो। अब ईएमएफ आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। गड़बड़ हो गया, करंट इज लैगिंग बिहाइंड, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ गया, करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2। तो आप बोल सकते हो करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2, current is lagging behind EMF by पाई बाय 2, 90 डिग्री से पीछे है बेटा। और समझ लो 90 डिग्री से पीछे होने का बहुत बड़ा मतलब है, ये होते ना यहां से यहां तक 2 पाई, आधे में पाई और उससे भी आधे में पाई बाय 2। पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस का मतलब है एक अगर मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम है। पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस का मतलब है एक अगर मिनिमम है तो दूसरा मैक्सिमम। मतलब जब ईएमएफ 0 है तो करंट मैक्सिमम आ रहा है। देखो when t is equal to 0 EMF 0, but when t is equal to 0 cos 0 1 I is equal to minus I naught। ये समझ से बाहर है बात। अब बिना ईएमएफ के करंट कहां से आया? ईएमएफ बेचारा हमने सर्किट ऑन किया तो 0 है, लेकिन करंट माइनस आई नॉट आ रहा है, मैक्सिमम करंट। और अब हमारे सारे पुराने चीज़ें टूट चुकी हैं, भ्रम टूट चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में ईएमएफ होगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा ना। यहाँ तो उल्टा काम हो गया, ईएमएफ बेचारा है ही नहीं है, 0 है और करंट मैक्सिमम है। आप लोगों ने जिन्होंने कर लिया है, पढ़ लिया है, तो आप लोग कोई बताना चाहें कि ये क्या हो रहा है? ये बहुत अजीब हो रहा है, बिना ईएमएफ के करंट है सर्किट में, क्यों? बाकी लोग बेटा है जी? बिना ईएमएफ के करंट हो ही नहीं सकता, और वो भी नेगेटिव में जा रहा है। मैं आपको बताऊं अगर, तो आगे ऐसे जा रहा है भाई, ये आ गया ईएमएफ, ईएमएफ आ गया ई नॉट साइन ओमेगा, सॉरी ये मीन वैल्यू ऑफ करंट, ये आ गया ईएमएफ, राइट। और करंट जब ईएमएफ 0 है तो करंट नेगेटिव में आई नॉट मैक्सिमम, जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट 0, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, ये मतलब होता है। जब ईएमएफ 0 तो करंट मैक्सिमम, जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट फिर 0, जब ईएमएफ 0 तो करंट फिर मैक्सिमम। ये ग्राफ ऐसा आएगा ईएमएफ और करंट का। और जो फेजर है वो ये ईएमएफ
और करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय ओमेगा टी, 90 डिग्री सॉरी, करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय ई आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा उसके रिस्पेक्ट में करंट कितना लीड कर रहा है बेटा, 90 डिग्री से लैग कर रहा है, ईएमएफ के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री से वो लैग कर रहा है। क्या हो रहा है ये, ड्रॉ कर लो फिर समझाता हूं क्या हो रहा है। ये वाला ही नोट करना, अभी ये समझाता हूं थोड़ी देर में, यह पहले समझ लो क्या हो रहा है। सुनना बेटा, ईएमएफ जीरो हमने की ऑन की, ईएमएफ जीरो था लेकिन की ऑन कर दी है। ईएमएफ बेचारा ग्रो करना चाहता है, ऐसे ये मैक्सिमम तक जाना चाहता है, पर अभी जीरो था। जैसे ही ईएमएफ ग्रो करेगा तो ये क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस कर देगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, लार्ज ईएमएफ। ये बेचारा जीरो है, वो दूसरे वाला जो ईएमएफ सर्किट में आ गया वो अपने साथ करंट को लेके दौड़ लिया। बिना ईएमएफ के करंट नहीं हो सकता। ये तो हम अप्लाइड ईएमएफ की बात कर रहे हैं, क्या अप्लाइड ईएमएफ जीरो है सर्किट में, लेकिन एक और चोर आ चुका है जो कि करंट को चुरा के अपने साथ लेके दौड़ लिया। हमारा ईएमएफ बेचारा अभी ग्रो ही कर रहा था, जीरो टू मैक्सिमम उसने जाना था, जीरो था, लेकिन जो इंड्यूस ईएमएफ है वो बहुत बहुत लार्ज ईएमएफ इंड्यूस हुआ, एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी लार्ज है, और लार्ज ईएमएफ करंट को अपने साथ लेके दौड़ लिया। हमारा ईएमएफ बेचारा ग्रो कर रहा है, करंट उल्टी नेगेटिव डायरेक्शन में दौड़ा हुआ। ये पॉसिबल नहीं था कि ईएमएफ के बिना करंट हो, मतलब एक और चोर ईएमएफ सर्किट में आ चुका है जिसको आप इंड्यूस ईएमएफ बोलते हो, वो करंट को अपने साथ लेके चला गया। इसलिए हमारे ईएमएफ के साथ ये फेज डिफरेंस है, जो हमने अप्लाई किया था उसके साथ फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक और ईएमएफ है उसके साथ फेज में चला गया, वो जिधर को वो जा रहा है उधर कोई भी दौड़ा हुआ है। क्या इतना समझ में है? अब देखें, एक्सएल क्या था बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, इंडक्टर की रेजिस्टेंस एल ओमेगा 2 पाई एफ एल के बराबर था ना। अगर डीसी होगा तो डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो, डीसी थोड़ा वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो। मतलब अगर कोई आपसे कल को बोलता है, आपको क्वेश्चन ये बहुत बार आया है इस तरीके का कि जी हमारे पास एक है रेजिस्टेंस और एक है इंडक्टेंस, और इसको हमने डीसी में कन्वर्ट कर दिया, 20 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम की रेजिस्टेंस थी और 10 मिली हेनरी की इंडक्टर भी था। बोले अरे बताओ भाई मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई ये नहीं रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि डीसी में इसका रोल नहीं होता, डीसी में इसका कोई रोल नहीं, भूल जाओ, ये शॉर्ट की सर्किट की तरह है, इसको इग्नोर मारो और सर्किट में करंट कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 10, 2 एम्पियर। तो करंट इन द सर्किट विल बी क्या बेटा, 20 डिवाइड बाय 10, दैट इज 2 एम्पियर। क्या मेरी बात समझे? ये यहां पर बोल गया कि भाई डीसी में इंडक्टर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस, डीसी में इंडक्टर ऑफर जीरो रेजिस्टेंस बेटा। लेकिन एसी में एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा 2 पाई एफ एल, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बेटा। ग्राफ y इक्वल टू mx का स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, टेन थीटा क्या होगा, 2 पाई एल के बराबर, टेन थीटा इक्वल 2 पाई एल, जिसका थीटा बड़ा उसके इंडक्टर में बड़ी। तो अगर आपके पास एक्सएल और एफ के बीच का ग्राफ हो तो टेन थीटा 2 पाई एल के बराबर होगा, और जिसके इंडक्टर बड़े उसका स्लोप बड़ा होगा। बोले जी यहाँ इंडक्टेंस L1 है, ये L2 है, L1 बड़ा कि L2 बड़ा, L2 बड़ा, क्योंकि टेन थीटा 2 पाई एल के बराबर है। इंडक्टर एक ही है बेटा,
ये इंडक्टर है, पर इसको लो फ्रीक्वेंसी एसी से कनेक्ट करोगे तो ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसी इंडक्टर को हाई फ्रीक्वेंसी एसी से कनेक्ट करोगे तो अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। इंडक्टर एक ही है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को रोकेगा। इसलिए इंडक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? लो पास फिल्टर। एक्सएल इक्वल टू 2πfl ना बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका एक्सएल भी कम होगा। ठीक, लो फ्रीक्वेंसी को आसानी से पास होने देता है, इसलिए इंडक्टर को लो पास फिल्टर भी बोला जाता है। लोअर फ्रीक्वेंसी को पास होने देने वाला फिल्टर भी कहा जाता है। इतना सभी ने नोट कर लिया? फेजर ई क्या था बेटा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल पे हमने ई नॉट शो कर दिया। आई क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इससे 90 डिग्री पीछे हमने आई नॉट शो कर दिया। आई नॉट थोड़ा छोटा, ई नॉट थोड़ा बड़ा। 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट। ये रोटेटिंग फेजर है। हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से शुरुआत करेंगे आगे जाने की, लेकिन आप इसका भी देख लो कि अगर इसी सर्किट में हम इंडक्टर कॉइल लगाएं तो ये ईएमएफ देखो, ईएमएफ ब्लू वाला, करंट रेड वाला। जब ईएमएफ 0 तो करंट मैक्सिमम, क्यों? इंड्यूस ईएमएफ लेके चला गया उसको। और ये ईएमएफ और 90 डिग्री पीछे क्या? करंट। t इक्वल टू 0 पे ईएमएफ ऐसा होगा, करंट नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। और जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से। अब देखो उल्टा पुल्टा चल रहा है सब कुछ। ईएमएफ पॉजिटिव में मैक्सिमम, ये करंट नेगेटिव में। ये ईएमएफ पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, ईएमएफ नेगेटिव, करंट पॉजिटिव। ये यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट 0, ईएमएफ 0 तो करंट मैक्सिमम, फिर से ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट 0। और ये फेजर लगातार इस तरीके से, जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी फेजर आपका रोटेट करता चला जाएगा। चलिए, थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं हम लोग। और अटेंडेंस लेनी है, बैठ रहो आराम से।